थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल ऑब्वियसली आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने। कह रहे हैं कि साबिक DGISI फैज़ हमीद ने सियासी अनासर के कहने पर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। फैज़ हमीद का केस सर टॉप सिटी से ज़्यादा सियासी मामलात में मुदाखलत का बनता हुआ लग रहा है आपको? सर मुझे नहीं पता, ये आपने केस करना है किसी पर, फौज का जो कानून है जो आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी करता है जी। उसको आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किया जाता है। एक फ़ौज का एक समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट मार्शल की जी। और उसमें फैसला हो जाता है, सज़ा हो जाती है। इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा जी कि ये टॉप सिटी कोई इदारा है, उसमें कोई दबाव या करप्शन का मामला है और हम देखेंगे कि शायद उन्होंने कुछ और भी काम किए हुए हैं रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, अब उन्होंने कल कह दिया कि कल भी कोई डिटेल्स नहीं आई कि क्या किया रिटायरमेंट के बाद, बस कहा है कि वो भी प्रोसीडिंग करेंगे। चलें, वो आप कर लें, आपने फौजी अफसर हैं, फौज की कानून किताबें हैं, रिटायरमेंट के बाद भी कानून किताबें रहते हैं और उनका ट्रायल उस कानून के तहत होता है, किसी और कानून के तहत नहीं होता। सही सही। तो उनको बिल्कुल, अगर किसी कोई आदमी कानून तोड़े, कोई भी कानून से बाला नहीं होना चाहिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर लें। सर पिछले कुछ अरसे से इमरान खान साहब को बड़ा इस बात का खौफ कह लीजिए या उनको तशवीश रही है इस बात पे कि शायद मिलिट्री कोर्ट्स में उनका केस लेके जाएंगे, और कल DGISPR ने भी इस बात को खारिज इम्कान करार नहीं दिया। आपको लगता है कि मुमकिन है? और फिर ऑब्वियसली फिर इसके असरात भी होंगे, इसके रिजल्ट्स भी होंगे, वो क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जिसने भी कानून तोड़ा है, अगर इमरान खान साहब ने आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी की है तो वो भी उसके तहत ट्राई हो सकते हैं जी। मतलब जो भी आप कानून तोड़ेंगे, हुकूमत का काम है चार्जेस लगाए और आपको प्रोसिक्यूट करे। ये क्या सारा ही जो है ना, ये ज़रा मुनासिब बात नहीं है। तो लगता है आपको मिलिट्री के कोर्ट्स में इजीली ये मामला चले जाएंगे अब? मिलिट्री, देखिए मिलिट्री कोर्ट्स कोई नहीं है, आपको कोर्ट मार्शल करना पड़ता है, समरी प्रोसीडिंग्स हैं। स्टैंडिंग मिलिट्री कोर्ट्स मेरी नॉलेज में कम से कम मौजूद नहीं है। तो अब इमरान खान साहब ने अगर आर्मी एक्ट की वायलेशन की है, अगर कोई और कानून तोड़ा है तो सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं। जी। आर्मी एक्ट की वायलेशन की है तो वो भी कोर्ट मार्शल हो सकते हैं, ये भी कानून के अंदर मौजूद है। सर इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें डराया जा रहा है जनरल फैज के ट्रायल के हवाले से, और जनरल फैज जनरल बाजवा की इजाजत से आते थे क्योंकि वो आर्मी चीफ के अंडर थे। जनरल बाजवा के बगैर जनरल फैज का ट्रायल जो है वो बड़ी बदनीयती है। कैसे देख रहे हैं आप इस स्टेटमेंट को? वो डिपेंड करता है कि चार्जेस क्या हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो भी आर्मी ऑफिसर हैं, अगर ISI में हैं तो उनके दो रिपोर्टिंग चैनल्स होते हैं, वजीर आज़म एक वज़ीर आज़म और एक जो टॉप के सतह के जो DG होते हैं, वो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं और एज अ आर्मी ऑफिसर आर्मी चीफ को करते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई उनको हुक्म मिला है जो उन्होंने सरअंजाम दिया है और वो कानून की खिलाफवर्जी थी, तो फिर वो ट्राई हो सकते हैं। और उसमें एक और पहलू भी आता है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि फौजी अफसर की दो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं जी। उसको अगर एक लॉफुल ऑर्डर मिले, कानून के मुताबिक ऑर्डर मिले, उसको इम्प्लीमेंट करना उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है आर्मी एक्ट के तहत। सही। इतना ही ज़रूरी, बल्कि जो मिलिट्री हिस्ट्री इसमें ये बताएगा कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी फौजी अफसर के लिए एक अनलॉफुल ऑर्डर को ओबे ना करना होता है। अगर वो एक अनलॉफुल ऑर्डर को ओबे करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सही। जो इसकी जो मिसाल जो सबसे बड़ी है जी। कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो जो जनरल्स थे जर्मन आर्मी के, उन्होंने ट्रायल हुआ था, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए थे, तो उन्होंने ये प्ली ली थी कि हमें हिटलर ने ऑर्डर दिया था। तो ये सबसे वहाँ हाईलाइट हुआ था कि वो अनलॉफुल ऑर्डर्स आपको ओबे ना करना आपकी जिम्मेदारी थी। आपने ओबे करके कानून भी तोड़ा है और आप जिम्मेदार भी बने। ऑर्डर चाहे कोई भी दे, लेकिन ऑर्डर तो सुपीरियर अफसर से आता है ना जी। तो इसलिए अनलॉफुल ऑर्डर देना भी क्राइम है, अनलॉफुल ऑर्डर को ओबे करना भी क्राइम है। सही। तो सर अब कल हनीफ अब्बासी साहब ने भी वादा माफ गवाह बनने के हवाले से काफ़ी सारी बातें की हैं। वो कह रहे हैं कि कई सारे वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं आपके खिलाफ, इमरान खान के लिए ही वो कह रहे थे। तो आपको लगता है फैज़ हमीद वादा माफ गवाह बन जाएंगे? आपको ऐसा नजर आ रहा है? वादा माफ गवाहों पे जो केस होते हैं ना कमज़ोर होते हैं।
ये बुनियादी बात होती है। जी। तो बहरहाल हमारी तारीख वादा माफ गवाहों से भरी हुई है। तो वादा माफ गवाह को अगर ज़रूरत पड़ गई है तो फिर केस आपका कमज़ोर है। मेरी ये ख्याल होगा कि उसमें शहादतें जो हैं, और फिर ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में भी, जो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ कि क्या कानूनी शहादत का इतलाक होता है या नहीं होता, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं होता। तो वहाँ पर वादा माफ गवाह हो या ना हो, उसकी डिटेल्स भी नहीं आपको मिलेंगी, कौन वादा माफ गवाह था या नहीं था। जी सर, ये इस्लामाबाद में धरनों के हवाले से एक तरमीम आई सेनेट में, कौमी असम्बली में मंजूर हो गई। मियाँ साहब के करीबी साथी हैं सेनेटर इरफान सदीकी साहब, उनकी तरफ से ये पेश की गई है। क्या ज़रूरत पेश आई होगी सर उन्हें कि उनको ये बिल पेश करना पड़ा, और फिर आपको लगता है कि आगे चलकर ये नून लीग के अपने ही गले नहीं पड़ जानी है? ये फरसूदा से कानून बनाने की हम कोशिश करते रहते हैं। कवानीन आपके पास मौजूद हैं। तो इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर धरना आप किसको कहते हैं? धरने की कोई डेफिनेशन कानून में नहीं है। ये राइट है आपका टू डेमोन्स्ट्रेट विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ। जी। उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन ना मिले फिर आप करें तो कानून वैसे ही टूट जाता है। आपने ये कानून धरना बनाया हो या ना बनाया हो। तो ये हम मुख्तलिफ चीज़ें करते रहते हैं। अब आप किस किस को प्रोसिक्यूट करेंगे? जी। अब आप देख लें यहाँ पे, अब ये आपके सामने ही है, ये आपके दफ्तर के बाहर कोई 20 कंटेनर रखे हुए हैं। जी, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एहतजाज का तरीका है। बहुत से ममालिक ने एहतजाज की परमानेंट जगह बना दी है पार्लियामेंट के करीब। जी। तो हम भी बराबर ये डी चौक को बना दें, जिसने एहतजाज करना हो यहाँ पर आकर एहतजाज करके घर चले जाया करें। एहतजाज का मौका दे लोगों को, लोग तंग हैं। सही। या तो काम करें, उनके मसाइल हल करें, या फिर एहतजाज से तो ना रोके ना। अच्छा, पीटीआई को ऐसा लगता है कि इस बिल के पीछे उनका बेसिकली रास्ता रोकने की कोशिश की गई है? नहीं, इससे किसी का रास्ता नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा? जी, कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि जो लोग गैर कानूनी एहतजाज कर रहे हैं, परमिशन नहीं ली, तो उनको इस कानून क्या ये कानून दिखाते रहेंगे? वो तो कानून के बगैर आए। 10 साल तक की सजाएं हैं तो कानून बहुत सारी मौजूद है। हमारे मुल्क में क्लैशनिकोव पे उम्र कैद की सजा है। जी। हर दूसरे आदमी ने गैर कानूनी क्लैशनिकोव रखी हुई है, बगैर लाइसेंस के। कभी किसी ने आपने पकड़ा किसी को? जी बिल्कुल ठीक। सर, महमूद खान उचकज़ई साहब ने दावत दी है आपको अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने की, सोच रहे हैं? नहीं, मेरे दोस्त हैं, जब भी इस्लामाबाद आते हैं मुलाकात होती है, उनसे मुलाकात हुई तो तबादला ख्याल होता है सियासत पे। जी। तो उन्होंने जो बातें की, मैं मुकम्मल तौर पे उससे इत्तेफाक करता हूँ कि मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए। जी। और आज पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी बैठे और आगे का रास्ता तलाश करे। इसे मुज़ाकरात की ज़रूरत है। मुज़ाकरात फरीक में होते हैं, यहाँ तो मुल्क है, यहाँ पे कोई फरीक हम इलेक्शन में होते हैं, उसके बाद मुल्क को चलाने के लिए आगे की बात करें। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं आप? नहीं, मैंने उनसे कहा था कि हम तो नई जमात हैं, तो हम आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं कि आइन पर भी और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए भी जो आपकी कोशिश है, ये कोशिश जवाद साहब भी कर रही है, मौलाना फजल रहमान साहब भी कर रहे हैं। लेकिन तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे? नहीं, तहरीक में हम शामिल नहीं हैं। वो मैंने कहा था मैं जमात से मुशावरत कर लूँगा, लेकिन शायद अभी हमारे लिए कबल वक्त है। सही। सर, अख्तर मेंगल साहब ने पार्लियामेंट से इस्तीफे का ऐलान किया है, कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? अदम एतमाद किया है उन्होंने, इसका क्या नतीजा देख रहे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि फैसला साजों को फ़र्क पड़ता है इससे? फैसला साज कौन है? मेरे ख्याल में अवाम फैसला साज होने चाहिए। फैसले की ओर से करवा रहे हैं तो मसला ही होगा। मुझसे बेहतर आप जानते हैं फिर भी। नहीं, यही तो सारे मसला है। मेंगल साहब पुराने सियासतदान हैं, उनका एक मुकाम है बलूचिस्तान की सियासत में, सरदार भी हैं और अवाम के नुमाइंदे भी हैं। जी। ये दो अहम उनके पास जिम्मेदारियां हैं, और वो हमेशा ये मैं उनको कहते सुना है कि वो कहते थे कि भाई हम अपने जो नौजवान हैं ना जी, वो अपना हक मांगते हैं, वो एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। वो जब बात करते हैं तो हमारे पास जवाब नहीं होता, इसलिए उन्होंने असेंबली में यही कहा कि मैं यहाँ पर तो बात करने का मौका भी नहीं है, तो मैं अपना वक्त यहाँ क्यों ज़ाया करूँ, मैं जाकर उनके साथ बैठ जाता हूँ, मैं उनके एहतजाज का हिस्सा बन जाता हूँ, बजाय इसके कि यहाँ इस फरसुदा निज़ाम में मैं बैठूँ। इसके अंदर
बुनियादी बात यह है कि आप बलूचिस्तान के लोगों की बात सुने, उनको बोलने का मौका दें, उनकी बात सुने, उनकी राय का एहतराम करें, इलेक्शन में जो मैंडेट देते हैं उसका एहतराम करें। ये इलेक्शन चोरी नहीं होने चाहिए। ये इस पाकिस्तान की हर खराबी, आप मुआशी हो, सियासी हो, सिक्योरिटी की हो, उसकी बुनियाद आप इलेक्शन में खराबी में देखेंगे। बहुत शुक्रिया।